हम लोगों का जो टॉपिक है, हम लोग आते हैं अपने टॉपिक पे। तो आज का टॉपिक है हम लोगों का मौर्य साम्राज्य। पहले इसका थोड़ा सा फ्रेमिंग कर लेते हैं हम लोग। मौर्य साम्राज्य, मौर्य साम्राज्य का अध्ययन हम लोग आज दो प्रकार से करेंगे। पहले तो हम लोग देखेंगे मौर्य साम्राज्य को जानने का स्रोत क्या है। मौर्य साम्राज्य को जानने का स्रोत, जानने का स्रोत। नंबर 2 देखेंगे हम लोग मौर्य साम्राज्य का संस्थापक, मौर्य साम्राज्य का संस्थापक, और संस्थापक है चंद्रगुप्त मौर्य, चंद्रगुप्त मौर्य। तो इसके बारे में हम लोग देखेंगे। इसके बारे में कई सारी चीज़ों को देखना है, लेकिन आज का हम लोगों का जो डिस्कशन होगा इसके वर्ण से संबंधित विवाद, इसके वर्ण से संबंधित विवाद, संबंधित विवाद। इसके बाद हम लोग देखेंगे इसके विविध नाम, इसके विविध नाम। इसके बाद देखा जाएगा इसका प्रारंभिक जीवन, इसका प्रारंभिक, बहुत ही इंटरेस्टेड है इसके प्रारंभिक जीवन। सच माने में कहा जाए तो मौर्य साम्राज्य के बारे में जब हम लोग जाते हैं, मौर्य साम्राज्य जब पढ़ते हैं, तो मौर्य साम्राज्य प्रारंभ से ही काफ़ी इंटरेस्टेड हो जाता है, क्योंकि शुरू में ही चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में ढेर सारी अवधारणाएं हैं कि किस वर्ण से संबंधित है, इस पर ढेर सारा विवाद है। इसको अलग अलग कई सारे यूनानी लेखकों ने अलग अलग नामों से इंडिकेट किया है। तो यहाँ पे भी विवाद होता है कि ये नाम किससे जुड़ा हुआ है। तो बहुत सर्च खोज करने के बाद कई सारे विद्वानों ने जोड़ा कि ये जो नाम है ये चंद्रगुप्त मौर्य से जुड़ा हुआ है। फिर उसका जो प्रारंभिक जीवन होता है यह भी एक अजीबोगरीब जीवन होता है। इसके बारे में भी ढेर सारी कथाएं हैं, ढेर सारी कहानियां हैं प्रारंभिक जीवन के संदर्भ में। इसलिए मौर्य साम्राज्य काफ़ी इंटरेस्टेड हो जाता है। और सही माने में पूछा जाए तो पूरे एंशिएंट हिस्ट्री में अगर सबसे इंटरेस्टेड टॉपिक की बात किया जाए, जहाँ पे काफ़ी चीज़ जानने के लिए मिलती हैं, कई सारी मौर्य साम्राज्य की ऐसी चीज़ें हैं जो वर्तमान समय में भी लागू हैं, वर्तमान समय में हम उसको फॉलो कर रहे हैं, तो वो मौर्य साम्राज्य आ जाता है। मौर्य साम्राज्य का अध्ययन वास्तव में प्राचीन इतिहास का जब हम लोग अध्ययन करते हैं तो उसमें सबसे महत्वपूर्ण टॉपिकों के रूप में इसे शामिल किया जाता है। मौर्य साम्राज्य को जानने के स्रोत की अगर बात की जाए तो इसके स्रोत, 3 स्रोत नजर आते हैं। तीनों स्रोतों के बारे में पहले फ्रेमिंग कर लीजिए, लिख लेते हैं। इसके 3 स्रोत मौर्य साम्राज्य के जानने के लिए नजर आते हैं। पहला स्रोत होता है भारतीय साहित्य, भारतीय साहित्य का स्रोत, इसमें भारत के साहित्य में क्या क्या वर्णन है। दूसरे नंबर पर हम लोग देखेंगे विदेशी विवरण, विदेशी विवरण से भी मौर्य साम्राज्य के बारे में ढेर सारी चीज़ें जानने को मिलती है। और तीसरा स्रोत है पुरातात्विक स्रोत। पुरातात्विक स्रोत की अगर हम लोग बात करें तो इसमें अभिलेखी स्रोत काफ़ी इंपॉर्टेंट है, अभिलेख काफ़ी इंपॉर्टेंट है। वो भी अभिलेख, अशोक के 40 अभिलेख ऐसे हैं जो मौर्य साम्राज्य के बारे में विस्तृत जानकारी देते हैं। न केवल विस्तृत जानकारी देते हैं बल्कि एक इतिहासकार हैं D.R. भंडारकर साहब, इन्होंने अभिलेख के 40 अशोक के 40 अभिलेखों के आधार पर ही पूरा मौर्य साम्राज्य का इतिहास लिखने का प्रयास किया है। विदेशी विवरण की अगर हम लोग बात करें तो विदेशी विवरण में भी 2-3 आ जाते हैं। जैसे हम लोग देखेंगे यूनानी विवरण, यूनानी लेखकों का विवरण, इस प्रकार से कर लीजिएगा, यूनानी लेखकों का विवरण। उसके बाद चीनी लेखकों का विवरण, चीनी लेखकों का विवरण, चीनी लेखकों का विवरण। और तीसरा हम लोग देखेंगे तिब्बती लेखकों का विवरण, तिब्बती लेखकों का विवरण, तिब्बती लेखकों का विवरण। अगर भारतीय साहित्य की अगर हम लोग बात करें तो भारतीय साहित्य में भी हम लोग देख लेंगे 3 प्रकार के साहित्य आ जाएंगे भारत साहित्य में। ब्राह्मण साहित्य, ब्राह्मण साहित्य में मौर्य साम्राज्य के बारे में जानकारी मिलती है। इसके बाद बौद्ध साहित्य, इसके बाद हम लोग देखेंगे जैन साहित्य, जैन साहित्य। दिख रहा है आप लोगों को। तो इस प्रकार से पहले तो फ्रेमिंग कर लीजिए, हम लोग मौर्य साम्राज्य के शुरुआती चीज़ों को जानेंगे। उसके बाद हम लोग चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में जानेंगे, चंद्रगुप्त मौर्य की जो उपलब्धियां रही हैं। आगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में इसकी फ्रेमिंग भी करेंगे, चंद्रगुप्त मौर्य की उपलब्धियां क्या क्या रही हैं, उसका साम्राज्य का विस्तार किस प्रकार से किया, उसके प्रशासन में उसने क्या बदलाव की। तो इन सब चीज़ों के बारे में, उसके धर्म वगैरह के बारे में हम लोग लास्ट में जानेंगे। तो सबसे पहले हेडिंग डाल लेते हैं हम लोग मौर्य साम्राज्य को जानने का स्रोत। आज का पूरा जो वीडियोज़ होगा हम लोग इस पर डिस्कशन करेंगे और बहुत ही डीप डिस्कशन करेंगे, ताकि यहाँ से अगर कभी भी प्रश्न बनता है तो वो प्रश्न बाहर न जाने पाए। बहुत ही
बहुत ही मज़ा आएगा, काफ़ी इंटरेस्टेड होगा आज का जो डिस्कशन होगा। हम लोग देखेंगे मौर्य साम्राज्य को लेकर के। यहाँ पे हम लोग देखेंगे ब्राह्मण साहित्य में मौर्य साम्राज्य को कुछ और बताया गया है, उसके वर्ण को लेकर के। उसके बाद हम लोग देखेंगे जैन और बौद्ध साहित्य में उसके बारे में क्या क्या उल्लेखित किया गया। तो पहले तो डाल लीजिए मौर्य साम्राज्य को जानने का स्रोत। आइए हेडिंग डालिए, मौर्य साम्राज्य को जानने का स्रोत। मौर्य साम्राज्य को जानने का स्रोत। थोड़ा सा भूमिका बना लेते हैं, पहले हम लिख लेते हैं क्या क्या है जानने के लिए स्रोत, उसके बाद हम लोग एक एक चीज़ों पे डिस्कशन करेंगे। तो चलिए लिखिए, मौर्य साम्राज्य को जानने के लिए, मौर्य साम्राज्य को जानने के लिए हमारे पास तीन प्रकार के साक्ष्य उपलब्ध हैं। नंबर 1, भारतीय साहित्य। नंबर 2, विदेशी विवरण या विदेशियों का विवरण। नंबर 3, पुरातात्विक साक्ष्य। अब पैराग्राफ चेंज करिए, पहले एक एक चीज़ों में या तो हेडिंग डाल लीजिए भारतीय साहित्य, लिखिए हेडिंग डालिए भारतीय साहित्य। जब हम लोग भारतीय साहित्य की बात करते हैं, हेडिंग डाल लीजिए भारतीय साहित्य, लिखिए भारतीय साहित्य में, भारतीय साहित्य के तहत हमारे पास ब्राह्मण साहित्य, बौद्ध साहित्य तथा जैन साहित्य उपलब्ध हैं, जिससे हमें मौर्य साम्राज्य के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त होती है, जिससे हमें मौर्य साम्राज्य के संदर्भ में महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त होती है। महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त होती है। यानी जब साहित्य की हमने बात की तो साहित्य हम लोगों के पास तीन प्रकार के, तीनों साहित्य हम लोगों के पास उपलब्ध हैं। ब्राह्मण साहित्य हम लोगों के पास उपलब्ध है, बौद्ध साहित्य उपलब्ध है और जैन साहित्य। यानी तीन साहित्यों से हमें मौर्य साम्राज्य के संदर्भ में ढेर सारी जानकारियां प्राप्त होती हैं। तो पहले लिख लेते हैं, हेडिंग डाल लीजिए ब्राह्मण साहित्य। ब्राह्मण साहित्य एक एक करके अच्छे तरीके से हम लोग चीज़ों को समझते चलते हैं। यहाँ से भी प्रश्न लगातार पूछे जाते हैं मौर्य साम्राज्य को। जब हम लोग ब्राह्मण साहित्य की बात करते हैं तो ब्राह्मण साहित्य के तहत पुराण आता है। पुराण में भी विष्णु पुराण बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके अलावा कौटिल्य का अर्थशास्त्र काफ़ी इंपॉर्टेंट है। उसके अलावा विशाखा दत्त का मुद्रा राक्षस, फिर हम लोग देखेंगे जो है कि वाण भट्ट का हर्षचरित काफ़ी इंपॉर्टेंट है। कालिदास का मालविकाग्निमित्रम, ये सारे जो साक्ष्य हैं ये मौर्य साम्राज्य के बारे में यहाँ से जानकारियाँ प्राप्त होती हैं। तो लिख लीजिए ब्राह्मण साहित्य के अंतर्गत, ब्राह्मण साहित्य के अंतर्गत, ब्राह्मण साहित्य के अंतर्गत पुराण, पुराणों में भी लिख लीजिए सबसे जो इंपॉर्टेंट है विष्णु पुराण, ब्रैकेट में कर लीजिएगा विष्णु पुराण, कौटिल्य का अर्थशास्त्र, कौटिल्य का अर्थशास्त्र, विशाखा दत्त का मुद्रा राक्षस,
विशाखा दत्त का मुद्रा राक्षस, कालिदास का मालविकाग्निमित्रम, कालिदास का मालविकाग्निमित्रम, कालिदास का मालविकाग्निमित्रम, इसके अलावा वाण भट्ट का हर्षचरित तथा वाण भट्ट का हर्षचरित, हर्षचरित प्रमुख है। इसमें ऐतिहासिक दृष्टि से सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण, इसमें ऐतिहासिक दृष्टि से सर्वाधिक महत्वपूर्ण, सर्वाधिक महत्वपूर्ण अर्थशास्त्र है। अर्थशास्त्र ऐसे कह लीजिए कौटिल्य का अर्थशास्त्र है, कौटिल्य का अर्थशास्त्र। नहीं, यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं ब्राह्मण साहित्य में अगर देखा जाए तो ब्राह्मण साहित्य में कई सारे साक्ष्य उपलब्ध होते हैं, जिसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी है कौटिल्य के अर्थशास्त्र की। सच मानने में पूछा जाए तो कौटिल्य का पूरा अर्थशास्त्र मौर्यकालीन प्रशासन के संदर्भ में बहुत ज़्यादा जानकारियाँ देता है। और जो अर्थशास्त्र जो कौटिल्य साहब थे वो उसी दौर के थे, चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु थे। इस वजह से सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस दिया जाता है कौटिल्य के अर्थशास्त्र का, जो ज़्यादा महत्वपूर्ण है। हालांकि पुराणों में भी हमें मौर्य साम्राज्य के विषय में जानकारी मिलता है। इसके अलावा विशाखा दत्त का जो मुद्रा राक्षस है वहाँ मिलता है, कालिदास के मालविकाग्निमित्रम से मिलता है, वाण भट्ट के हर्षचरित से मिलता है। इसके अलावा भी हम लोग देखेंगे कथासरित सागर, बृहद कथा मंजरी वगैरह ऐसे जो लेख है जो लिखी गई हैं किताबें, जो बाद में चल करके काफ़ी लिखी गई, वहाँ से भी हमें मौर्य साम्राज्य के विषय में जानकारी मिलती है। आगे हम लोग देखते हैं बौद्ध साहित्य, हेडिंग डाल लीजिए बौद्ध साहित्य। अगर बौद्ध साहित्य की हम लोग बात करें तो लिखिए बौद्ध साहित्य के अंतर्गत, तो लिख लीजिए बौद्ध ग्रंथों में दीपवंश, महावंश, दिव्यावदान तथा महाबोधि वंश महत्वपूर्ण है। महाबोधि वंश महत्वपूर्ण है। यानी यहाँ पे अगर हम लोग देखा जाए बौद्ध साहित्य में, तो बौद्ध साहित्य में दीपवंश, महावंश, दिव्यावदान और महाबोधि वंश ग्रंथ से हमें मौर्य साम्राज्य के विषय में जानकारियाँ प्राप्त होती हैं। और यहाँ से हमें मौर्य, चंद्रगुप्त मौर्य के विषय में भी ढेर सारी जानकारियाँ प्राप्त होती हैं। इसके अलावा जैन साहित्य की अगर हम लोग बात करें, हेडिंग डाल लीजिएगा तो जैन ग्रंथों के अंतर्गत या जैन साहित्य के अंतर्गत, जैन साहित्य के अंतर्गत कल्पसूत्र तथा परिशिष्ट पर्वन महत्वपूर्ण है। परिशिष्ट पर्वन महत्वपूर्ण है। जैन ग्रंथों में बात की थे कल्पसूत्र और परिशिष्ट पर्वन में मौर्य साम्राज्य के विषय में ढेर सारी जानकारियां प्राप्त होती हैं। अब हम लोग आ जाते हैं, हेडिंग डाल लीजिए विदेशी विवरण। विदेशी विवरण, तो चलिए विदेशी विवरण में हम लोग देख लेते हैं। अगर विदेशी विवरण की बात किया जाए तो हमने क्या बताया था कि यूनानियों का विवरण काफ़ी महत्वपूर्ण है। अगर विदेशी विवरण में देखा जाए तो विदेशी विवरण की बात करें, इसमें यूनानी लेखकों के द्वारा जो विवरण दिया गया है वो मौर्यकालीन इतिहास और संस्कृति के बारे में अच्छा ज्ञान प्राप्त होता है वहाँ से। इसके अलावा यूनानी लेखों के अलावा अगर बात किया जाए, यूनानी लेखकों के अलावा चीनी और तिब्बती लेखकों से भी हमें मौर्य साम्राज्य के विषय में ढेर सारी जानकारियाँ प्राप्त होती हैं। तो यहाँ पर लिख लीजिए विदेशी विवरण की बात करें, लिख लीजिए विदेशी विवरण के तहत, विदेशी विवरण के तहत, विवरण के तहत, विदेशी विवरण के तहत यूनानी लेखकों, यूनानी लेखकों का विवरण, यूनानी लेखकों के विवरण से
मौर्य काल के इतिहास एवं संस्कृति की जानकारी प्राप्त होती है। इतिहास एवं संस्कृति की जानकारी प्राप्त होती है। संस्कृति की जानकारी प्राप्त होती है। इसके अलावा चीनी एवं तिब्बती साहित्य में भी, चीनी एवं तिब्बती साहित्य से भी हमें मौर्य काल के संदर्भ में महत्वपूर्ण जानकारी मिलती है। अगर जैसे हम लोग बात करेंगे अगर तिब्बती और चीनी साहित्य की, तो 2-3 नाम है जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, कई बार यहाँ से पूछा गया है और इसे भी हम लोगों को जानना जरूरी है। जैसे अगर हम लोग चीनी साहित्य की बात करें तो पैराग्राफ चेंज करके लिख लीजिएगा आप लोग। अगर चीनी साहित्य की बात किया जाए तो यहाँ पे 2 लोगों का नाम आता है। एक तो नाम आता है फाहियान का नाम आता है, जिसकी रचना का नाम है फो क्यू की। इसके बारे में हमने प्रारंभ में चर्चा किया था जब हम लोग प्राचीन इतिहास का सोर्स पढ़ रहे थे, तो वहाँ पे फाहियान के फोक्यू रचना के बारे में हमने चर्चा किया था। इसमें किस चीज़ का जिक्र किया उसके बारे में भी यहाँ पे हमने काफ़ी डिटेल में चर्चा किया था। इसके बाद वेनसांग की रचना आती है, वेनसांग, इसकी रचना का नाम है सी क्यू की। और इन दोनों रचनाओं से हमें क्या जानकारी मिलती है, लिख लीजिए। इन दोनों रचनाओं में सम्राट अशोक की जानकारी प्राप्त होती है। सम्राट अशोक का उल्लेख किया गया है, ऐसे कर लीजिएगा, सम्राट अशोक का उल्लेख किया गया है। अगर तिब्बती साहित्य की हम लोग बात करें तो तिब्बती साहित्य में लामा तारानाथ के द्वारा 2 पुस्तकें लिखी गई हैं जिसमें बिंदुसार का उल्लेख किया गया है। तो लिख लीजिए तिब्बती साहित्य, तिब्बती साहित्य की अगर हम लोग बात करेंगे तो इसमें है कंग्यूर नंबर 1, नंबर 2 है तंगयूर। दोनों रचना लिखा गया है लामा तारानाथ के द्वारा। और लिखिए इन ग्रंथों में बिंदुसार के विषय में जानकारी प्राप्त होती है। बिंदुसार के विषय में जानकारी प्राप्त होती है, जानकारी प्राप्त होती है। हालांकि हमने तंगयूर और कंग्यूर का भी उल्लेख किया है, इससे पहले भी हमने बताया है आप लोगों को, लेकिन फिर भी यहाँ पे इस चीज़ को ध्यान रखिए। अगर हम यूनानी लेखकों की बात करें, कौन कौन से यूनानी लेखक हैं, तो यूनानी लेखकों में 2 श्रेणी के यूनानी लेखक आते हैं। एक यूनानी लेखकों की श्रेणी आती है जो सिकंदर के समय आता है, एक आता है जो सिकंदर के बाद आते हैं। तो इन दोनों लेखकों की हम लोग देखेंगे, आगे चल करके चर्चा भी करेंगे कहाँ पे क्या क्या उल्लेख किया गया। तो यूनानी अगर लेखकों की बात करें तो उसमें देखिए एरियन का नाम आएगा, जस्टिन का नाम आएगा, स्ट्रेबो का नाम आएगा, मेगास्थनीज का नाम आएगा, प्लिनी का नाम आएगा। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट नाम है जिनके विवरण से हमें मौर्य काल के संदर्भ में ढेर सारी जानकारी मिलती है। उसके अलावा अगर हम लोग बात करें तो अरिस्टी जो है कि आनेसिक्रिट्स का नाम आता है, अरिस्टिबुलस का नाम आता है, उसके जो है कि नियार्कस का नाम आता है। ये सारी जो है कि यूनानी लेखक हैं जहाँ से हमें मौर्य साम्राज्य या जिनके ग्रंथों से हमें मौर्य साम्राज्य के विषय में महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त होता है। तो लिख लीजिए यूनानी लेखकों में, पैराग्राफ चेंज करके लिखिएगा, यूनानी लेखकों में एरियन, स्ट्रेबो, प्लिनी, जस्टिन तथा मेगास्थनीज महत्वपूर्ण हैं। इसके अलावा अनेसिक्रिट्स, अरिस्टिबुलस तथा नियार्कस के विवरण में भी
नियार्कस के विवरण से भी, ऐसे कर लीजिएगा, नियार्कस के विवरण से भी मौर्य साम्राज्य के विषय में जानकारी प्राप्त होती है। मौर्य साम्राज्य के विषय में जानकारी प्राप्त होती है। राइट, आगे हम लोग देखेंगे कई जगह इन लोगों का उल्लेख आएगा जब हम लोग आगे पढ़ेंगे मौर्य साम्राज्य के विषय में, उनके प्रशासन, समाज या चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में। तो ये सारे नाम वहाँ पे आएंगे और यहाँ से प्रश्न भी पूछे जाएंगे, क्या क्या इन लोगों का उल्लेख रहा है, किस प्रकार से इन्होंने मौर्य साम्राज्य के विषय में जानकारी दिया है। अगला हेडिंग डाल लीजिए, पुरातात्विक साक्ष्य। पुरातात्विक साक्ष्य। पुरातात्विक, अगर पुरातात्विक साक्ष्य की बात किया जाए तो सबसे इंपॉर्टेंट है अभिलेख। वो भी अभिलेख किसके अभिलेख? अशोक के अभिलेख। भारत में अभिलेख लिखवाने की प्रथा की शुरुआत अशोक ने ही किया था। तो पुरातात्विक साक्ष्य में अशोक के अब तक 40 अभिलेखों की खोज की जा चुकी है और इन अभिलेखों के आधार पर ही मौर्य साम्राज्य को जानने का प्रयास किया जाता है। और हमारे एक इतिहासकार हैं D.R. भंडारकर साहब। D.R. भंडारकर ने अभिलेख 40 जो अभिलेख प्राप्त हुए अशोक के, उन अभिलेखों के आधार पर ही पूरा मौर्य साम्राज्य का इतिहास लिखने का उन्होंने प्रयास किया है। तो लिख लीजिए, पुरातात्विक साक्ष्यों में सर्वाधिक महत्वपूर्ण अशोक के 40 लेख हैं। अशोक के 40 लेख हैं जिनमें मौर्य साम्राज्य एवं प्रशासन के बारे में, मौर्य साम्राज्य एवं प्रशासन के संदर्भ में महत्वपूर्ण जानकारी समाहित है। महत्वपूर्ण जानकारी समाहित है। पैराग्राफ चेंज करिए। इतिहासकार D.R. भंडारकर ने तो इन 40 अभिलेखों के आधार पर ही 40 अभिलेखों के आधार पर ही मौर्य साम्राज्य का पूरा इतिहास लिखने का अद्वितीय प्रयास किया है। अद्वितीय प्रयास किया है। यानी ये जो D.R. भंडारकर साहब थे, इन्होंने अशोक के जो 40 अभिलेख प्राप्त होते हैं, उन 40 अभिलेखों के आधार पर ही मौर्य साम्राज्य का पूरा इतिहास लिखने का इन्होंने प्रयास किया था। कौन? D.R. भंडारकर साहब। तो ये तो हो गया हम लोगों के मौर्य साम्राज्य को जानने का जो स्रोत रहा, जिस सोर्स से हम मौर्य साम्राज्य को जानते हैं। अब हम लोग हेडिंग डाल लेते हैं, चंद्रगुप्त मौर्य। हेडिंग डाल लीजिए, चंद्रगुप्त मौर्य। हमें पता है कि मौर्य साम्राज्य का संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य के नाम से जाना जाता है और भारतीय इतिहास में इसका वंश अंधकारपूर्ण है। यह कहने का मतलब यह है कि वंश का जो निर्धारण है वो अभी तक सही तरीके से नहीं किया जा सका है। सचमुच में यह नहीं बताया गया कि किस वंश का था। हम लोग ब्राह्मण, बौद्ध और जैन ग्रंथों के आधार पर जानने का प्रयास करते हैं, लेकिन जब तीनों ग्रंथों को हम लोग देखते हैं जहाँ पे मौर्य साम्राज्य के विषय में हमें जानकारी प्राप्त होती है, तो तीनों ग्रंथों के जो विवरण है आपस में विरोधाभासी हैं, परस्पर विरोधी हैं। अतः यह कहा जाता है कि चंद्रगुप्त मौर्य के जाति का निर्धारण अभी भी भारतीय इतिहास की एक कठिन समस्या बनी हुई है। अभी भी नए नए कई सारे रिसर्च आते हैं, कुछ शोध होते हैं, पुरातात्विक साक्ष्य मिलते हैं, तो उस आधार पर कई बार उसके वर्ण के निर्धारण को लेकर के, उसके वंश को निर्धारण को लेकर के कई प्रकार की जो है कि परस्पर विरोधी वक्तव्य या परस्पर विरोधी निष्कर्ष सामने आ जाते हैं। तो थोड़ा सा हम लोग पहले लिख लेते हैं चंद्रगुप्त मौर्य के विषय में। लिखिए, मौर्य साम्राज्य का संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य के नाम से जाना जाता है। चंद्रगुप्त मौर्य के नाम से जाना जाता है। भारतीय इतिहास में
भारतीय इतिहास में इसका वर्ण अंधकारपूर्ण है, अंधकारपूर्ण है। ब्राह्मण, बौद्ध एवं जैन साहित्यों में, ब्राह्मण, बौद्ध एवं जैन साहित्यों में इसके वर्ण के संदर्भ में, इसके वर्ण के संदर्भ में परस्पर विरोधी विवरण प्राप्त होते हैं, परस्पर विरोधी विवरण प्राप्त होते हैं, परस्पर विरोधी विवरण प्राप्त होते हैं। अतः इसकी जाति का निर्धारण, जाति का निर्धारण भारतीय इतिहास की कठिन समस्या है। ध्यान रखिए, यानी चंद्रगुप्त मौर्य के विषय में हमारे पास जो जानकारी उपलब्ध है वह जानकारी बहुत ही पुष्ट जानकारी नहीं मिलती है। जहाँ जहाँ अलग अलग जानकारियाँ हमें प्राप्त होती हैं वो परस्पर विरोधी है। कहीं कुछ और कहा जा रहा है चंद्रगुप्त मौर्य को लेकर के, तो वहीं दूसरे जगह उसके जस्ट विरोध की बातें की जा रही हैं या उसके जस्ट अपोजिट बातें की जा रही हैं कि नहीं ऐसा नहीं ऐसा है। इसीलिए कहा गया कि इसके वर्ण को लेकर के, इसकी जाति को लेकर के हमारे पास जो भी साधन मौजूद है, जो साक्ष्य मौजूद है, हम उस पर एक निष्कर्ष पे पहुँचते हैं कि इस वर्ण से संबंधित रहा होगा, इस जाति से संबंधित रहा होगा, लेकिन इसके लिए कोई ठोस प्रमाण नहीं मिलता। जैसे ब्राह्मण ग्रंथों में कहा गया है कि चंद्रगुप्त मौर्य शूद्र था या निम्न वर्ण से संबंधित था, वहीं जैन और बौद्ध ग्रंथों में इसे क्षत्रिय वंश का बताया गया है। तो पैराग्राफ चेंज करके लिखिए, जहां ब्राह्मण ग्रंथों में चंद्रगुप्त मौर्य को निम्न वर्ण से संबंधित, जहां ब्राह्मण ग्रंथों में चंद्रगुप्त मौर्य को निम्न वर्ण से संबंधित तथा शूद्र बताया गया है, शूद्र बताया गया है, वहीं बौद्ध एवं जैन ग्रंथों में इसे क्षत्रिय बताया गया है, क्षत्रिय बताया गया है। यानी कि ब्राह्मण ग्रंथ कहते हैं कि चंद्रगुप्त मौर्य शूद्र था या निम्न वर्ण से संबंधित था, जबकि बौद्ध और जैन ग्रंथ क्षत्रिय बताते हैं। अच्छा, बौद्ध और जैन ग्रंथों में भी एक विरोधाभास है। यहाँ पे विरोधाभास है कि ये किस कुल से संबंधित था। अगर यह क्षत्रिय था तो क्या राजकुल में पैदा हुआ था या एक सामान्य परिवार में पैदा हुआ था, यह भी लेकर के एक डिस्प्यूट बना हुआ है कि यह राजकुल यानी राजा के खानदान का व्यक्ति था, एक या सामान्य जो व्यक्ति होता था उसके यहाँ पैदा हुआ था। तो इसको लेकर भी विरोधाभास। तो सबसे पहले हम लोग ब्राह्मण ग्रंथ में जो बातें कही गई हैं उस ब्राह्मण ग्रंथ के बातों को समझते हैं कि किस आधार पर ब्राह्मण ग्रंथ चंद्रगुप्त मौर्य को शूद्र कहता है या निम्न वर्ण से संबंधित कहते हैं, उसकी हम लोग समीक्षा करेंगे। उसके बाद हम लोग चलेंगे बौद्ध और जैन ग्रंथों की समीक्षा करेंगे, फिर एक निष्कर्ष पे पहुंचेंगे कि चंद्रगुप्त मौर्य वास्तव में क्या था, निम्न वर्ण से संबंधित था या उच्च वर्ण से संबंधित था, क्या वह सामान्य परिवार से था या राजकुल से था या राजा के परिवार से संबंधित था। तो एक एक चीजों को हम लोग अच्छे तरीके से समझते हुए आगे बढ़ेंगे। तो हेडिंग डाल लीजिए, ब्राह्मण साहित्य में चंद्रगुप्त मौर्य का वर्ण निर्धारण तथा उसकी समीक्षा। ब्राह्मण साहित्य में चंद्रगुप्त मौर्य का वर्ण निर्धारण तथा उसकी समीक्षा या उसकी मूल्यांकन कर लीजिए, तथा उसका मूल्यांकन, दो चीजें हम लोग देखेंगे। अगर ब्राह्मण साहित्य की हम लोग बात करें तो आगे हम एक निष्कर्ष पे हम लोग पहुंचेंगे, देखेंगे ब्राह्मण साहित्य में होता है क्या। तो ब्राह्मण साहित्य की बात किया जाए तो सबसे पहले नंबर आता है पुराणों का नंबर आता है। पुराणों में एक भविष्यवाणी की गई थी, वह भविष्यवाणी यह था कि नंदों के बाद जो भी राजा शासन करेगा वह शूद्र योनि से संबंधित होगा। ऐसा पुराणों में कहा गया
कि नंदों के बाद पृथ्वी पे जो भी राजा शासन करेगा वह शूद्र वर्ण से संबंधित होगा। इस आधार पर यह अंदाजा लगाया जाता है, इस आधार पे जो ब्राह्मण लोग हैं यह सिद्ध करने का प्रयास करते हैं कि चंद्रगुप्त मौर्य शूद्र है या शूद्र व्यक्ति या शूद्र कुल से संबंधित रहा होगा। लेकिन हम लोग इसकी आलोचना भी देखते हैं, हम लोग खंडित कर देते हैं। यहाँ पे इसकी आलोचना खंडित ये होता है कि जो इतिहास है वो भविष्यवाणी के आधार पर नहीं चलते हैं, या इतिहास का निर्धारण हम भविष्यवाणी से नहीं कर सकते हैं। तो नंबर 1, एक विष्णु पुराण में यह भविष्यवाणी किया गया है कि नंदों के बाद शूद्र योनि का राजा पृथ्वी पर शासन करेगा। अच्छा, एक चीज और ध्यान रखिए, यहाँ पुराण में नंदों को भी शूद्र ही बताया गया है। कहा गया है कि नंद भी शूद्र व्यक्ति है। तो यहाँ लिख लीजिए, उल्लेखनीय है कि पुराण में नंदों को भी शूद्र बताया गया है, नंदों को भी शूद्र कहा गया है। लिखिए, उपरोक्त आधार पर ही कुछ विद्वान चंद्रगुप्त मौर्य को शूद्र सिद्ध करते हैं, यानी ये जो पुराणों में जो भविष्यवाणी की गई कि जो है नंदों के बाद जो भी राजा शासन करेगा पृथ्वी पर वह शूद्र योनि से होगा, और पुराणों में नंदों को भी शूद्र बताया गया है। इस आधार पे कई सारे इतिहासकारों ने चंद्रगुप्त मौर्य को शूद्र साबित करने का प्रयास किया है या शूद्र सिद्ध करने का प्रयास किया गया है। लेकिन अगर हम इसकी समीक्षा करेंगे तो हम लोग देखेंगे पुराणों का जो यह कथन है पहले तो नंदों के बाद लागू नहीं होता, ताकि हम लोगों को स्पष्ट तौर पर अभी यह पता है कि नंदों के बाद जो राजा शासन करते हैं वो सभी शूद्र नहीं होते हैं। ये हम लोगों को पता है, क्योंकि इतिहास के अब हम लोग उस पड़ाव पे आ चुके हैं। हमने प्राचीन इतिहास के पूरे जो है कि राजाओं के शासकों के बारे में हमारे पास जानकारियां उपलब्ध है। तो जिससे यह कथन सीधे सीधे खंडित होता है कि नंदों के बाद शूद्र योनि का राजा शासन करेगा, यह गलत हो जाता है। यह सिर्फ नंदों पे लागू होता है कि पुराणों में जो कहा गया है कि नंद भी शूद्र थे, तो यह नंदों पे लागू होता है कि नंद शूद्र थे, लेकिन नंदों के बाद के शासकों पे यह लागू नहीं होता, क्योंकि हमें आज पता है कि नंदों के बाद सिर्फ शूद्र योनि के राजा शासन नहीं करते हैं। दूसरा यह कहा जाता है कि पुराण जो कि भविष्यवाणी की गई है, पुराणों में भविष्यवाणी की बात की गई, तो भविष्यवाणी के आधार पर इतिहास का निर्णय नहीं लिया जा सकता या इतिहास का निर्धारण नहीं किया जा सकता। तो यह कथन क्या हो जाता है, इस आधार पर खंडित हो जाता है। तो इसी के नीचे लिखिए, विष्णु पुराण का कथन केवल नंदों पर लागू होता है। नीचे मूल्यांकन में लिख लीजिएगा, हेडिंग डाल लीजिए मूल्यांकन। इसका मूल्यांकन हम लोग करते हैं इस कथन का। लिखे, विष्णु पुराण का कथन केवल नंदों पर लागू होता है, बाद के राजवंशों पर नहीं, क्योंकि हमें पता है कि नंदों के बाद सभी राजवंश शूद्र नहीं थे। नंबर 1 हो गया। नंबर 2, दूसरा कथन का मूल्यांकन करेंगे तो कि भविष्यवाणी की बात की गई है, तो यहां लिखेंगे हम लोग भविष्यवाणी से इतिहास का निर्धारण नहीं किया जा सकता। नंबर 2 लिख लीजिए, भविष्यवाणी के आधार पर इतिहास का निर्धारण नहीं किया जा सकता। भविष्यवाणी के आधार पर हम लोग इतिहास का निर्धारण नहीं कर सकते हैं। इसके अलावा
पुराणों का एक व्याख्याकार है, टीकाकार है, जिसका नाम है श्रीधर स्वामी नाम है। श्रीधर स्वामी भी सिद्ध करने का प्रयास करता है कि चंद्रगुप्त मौर्य शूद्र काल से संबंधित था। वह कहता है कि चंद्रगुप्त मौर्य नंदराज की पत्नी मूरा का पुत्र था, मूरा से उत्पन्न हुआ था। मूरा से उत्पन्न होने के कारण ही इसे मौर्य कहा गया। तो नंबर 2, दूसरे नंबर पर हम लोग आते हैं। दूसरा जो तर्क है वो पुराणों के टीकाकार हैं, विष्णुधर स्वामी नाम है, श्रीधर स्वामी नाम है। तो पुराणों के नंबर 2 लिखिए, विष्णु पुराण के भाष्यकार या टीकाकार, विष्णु पुराण के भाष्यकार श्रीधर स्वामी ने चंद्रगुप्त को नंदराज की पत्नी मूरा से उत्पन्न पुत्र बताया है और इसके अनुसार मूरा से उत्पन्न होने के कारण इसे मौर्य कहा गया है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये। तो विष्णु पुराण के जो टीकाकार साहब है, भाष्यकार श्रीधर स्वामी ने कहा कि चंद्रगुप्त नंद का पुत्र है, नंदराज का पुत्र है, और नंदराज की जो पत्नी है वो मूरा है। मूरा पत्नी से उत्पन्न है, चूंकि मूरा को मानता है कि मूरा एक शूद्र औरत थी, तो शूद्र से उत्पन्न जो पुत्र होगा वह भी शूद्र ही होगा। तो शूद्र औरत से उत्पन्न पुत्र है, और मूरा को बताया गया कि मूरा से उत्पन्न होने के कारण ही इसे मौर्य कहा गया। अगर हम लोग इसका मूल्यांकन करते हैं, नीचे आइए देखते हैं इसमें क्या कमी रह गई है। जब हम लोग इसका मूल्यांकन करते हैं, श्रीधर स्वामी साहब का मूल्यांकन करते हैं, तो हमें यह पता चलता है कि श्रीधर स्वामी साहब को न तो व्याकरण का ज्ञान है, न ही उन्हें इतिहास का ज्ञान है। ये व्याकरण और इतिहास दोनों से अनभिज्ञ है। तो लिखिए मूल्यांकन, नंबर दूसरे पॉइंट का मूल्यांकन। जब दूसरे पॉइंट का हम लोग मूल्यांकन की बात करेंगे तो लिखिए, श्रीधर स्वामी को न तो व्याकरण का ज्ञान है, श्रीधर स्वामी को न तो व्याकरण का ज्ञान है और न ही इतिहास का। कारण नंबर 1, क्योंकि कारण में आते हैं। पहले लिखिए, जब हम पढ़नी का व्याकरण देखते हैं तो पढ़नी के व्याकरण में कहा गया है कि जो मौर्य शब्द की उत्पत्ति होता है वह मुर शब्द से होता है, यानी मुर एक पुल्लिंग शब्द है, उससे उत्पत्ति होता है। मौर्य शब्द की उत्पत्ति होता है, मूरा शब्द से मौर्य शब्द बनेगा, न कि मौर्य शब्द बनेगा। तो लिखिए, पढ़नी के व्याकरण के अनुसार, पढ़नी के व्याकरण के अनुसार मौर्य शब्द की उत्पत्ति दिख रहा है, मौर्य शब्द की उत्पत्ति मूर शब्द से, इन्वर्टेड का नाम कर लीजिएगा दोनों, मौर्य शब्द की उत्पत्ति मूर शब्द से तथा मूरा शब्द से मौर्य बनेगा, इसे भी इन्वर्टेड का नाम कर लीजिएगा, मौर्य बनेगा, न कि मौर्य। यहाँ पे पढ़नी का व्याख्या जो व्याकरण के संदर्भ में हमें पता है कि पढ़नी ग्रंथ जो है व्याकरण के लिए सबसे ऑथेंटिक ग्रंथ माना जाता है। तो पढ़नी के व्याकरण का जब हम अध्ययन करते हैं तो हमें पता चलता है मौर्य शब्द की जो उत्पत्ति होती है वह मूर शब्द से होती है। यह जो मूर शब्द है यह पुल्लिंग शब्द है, तो पुल्लिंग के मूर शब्द से होती है, न कि मूरा शब्द से होता है। मूरा शब्द को अगर हम लोग देखेंगे तो मूरा शब्द की उत्पत्ति जो होती है उससे मौर्य बनेगा, मूरा शब्द से मौर्य नहीं बनेगा, मौर्य बनेगा, मौर्य बनेगा, मूर शब्द से बनेगा। तो इस आधार पर हम लोग देख रहे हैं जो श्रीधर स्वामी का जो कथन है वह भी गलत हो जाता है, जिस आधार पे वह चंद्रगुप्त मौर्य को शूद्र सिद्ध करने का प्रयास करे थे। इसके अलावा हम लोग देखेंगे विशाखा दत्त की जो कृति है मुद्रा राक्षस, उसमें चंद्रगुप्त मौर्य को वृषल तथा कुलहीन कहा गया है। इसका भी मतलब हम लोग देख लेंगे। नंबर 3 लिख लीजिए,
मुद्रा राक्षस में चंद्रगुप्त मौर्य के लिए, मुद्रा राक्षस में चंद्रगुप्त मौर्य के लिए वृषल तथा कुलहीन शब्द का इस्तेमाल किया गया है। वृषल तथा कुलहीन शब्द का प्रयोग किया गया है। इन मुद्रा राक्षस की बात किया जाए तो मुद्रा राक्षस में विशल और कुलहीन शब्द का प्रयोग किया गया है, जिसका मतलब होता है, इनका कहने का मतलब ये था कि विशल और कुलहीन शब्द से सीधा से मतलब हो जाएगा कि उस समय शूद्र के लिए विशल और कुलहीन शब्द का इस्तेमाल किया जाता था। यहाँ पे हम लोग अगर इसका मूल्यांकन हम लोग करेंगे तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे विशल तथा कुलहीन शब्द, इसे लिख लीजिएगा मूल्यांकन के तौर पे। मूल्यांकन, जब इसका हम लोग मूल्यांकन करते हैं तो हम जब जाते हैं महाभारत और मनुस्मृति में तो हम लोग देखते हैं वहाँ पे विशल शब्द का इस्तेमाल उसके लिए किया गया है जो धर्म से च्युत हो गया है, जो धर्म को छोड़ दिया है। कहा जाता है कि जिस पुरुष ने धर्म को छोड़ा उसे देवताओं ने वृषल कहा। तो यहाँ पे इस चीज़ का उल्लेख किया जाता है कि विशल और कुलहीन शब्द का तात्पर्य शूद्र से नहीं होता है या निम्न वर्ग से नहीं होता है, ऐसे व्यक्ति से लिया जाता है जिन्होंने अपने धर्म का परित्याग कर दिया, जिन्होंने धर्म को छोड़ दिया है, अपने जो कार्य है उसको यीशु ने छोड़ दिया। तो लिख लीजिए विशल तथा कुलहीन शब्द का प्रयोग, विशल तथा कुलहीन शब्द का प्रयोग महाभारत तथा मनुस्मृति में, महाभारत तथा मनुस्मृति में धर्मच्युत व्यक्ति के लिए किया गया है। धर्मच्युत व्यक्ति के लिए किया गया है। मनु कहते हैं, मनु के अनुसार भगवान धर्म को वृष कहते हैं, धर्म को वृष कहते हैं तथा जो पुरुष धर्म का नाश करता है, धर्म का नाश करता है, देवता उसे वृषल कहते हैं। यानी यह तथ्य भी, मुद्रा राक्षस का जो तथ्य है, यह तथ्य भी हमें गलत नजर आता है। जब इसका मूल्यांकन करते हैं तो यहाँ से भी यह सिद्ध नहीं होता कि चंद्रगुप्त मौर्य शूद्र था या निम्न वर्ग से संबंधित था। यहाँ स्पष्ट तौर पे कहा गया है कि महाभारत और मनुस्मृति में वृषल शब्द उस व्यक्ति के लिए प्रयोग किया गया है जिन्होंने अपने धर्म का त्याग कर दिया, जो धर्म, अपना जो कार्य है, जो वो उसका जो निर्धारण किया गया है, जो उसके जो दायित्व हैं उनसे वह दूर हो जाता है। और कहा जाता है कि मनुस्मृति में मनु कहते हैं कि भगवान जो हैं वो धर्म को वृष कहते हैं, और ऐसा व्यक्ति जो अपने धर्म को छोड़ देता है, अपने धर्म का नाश कर देता है, उसे देवता वृषल कहते हैं। इसके अलावा हम लोग अगले पॉइंट अगर चर्चा करेंगे, देखेंगे मुद्रा राक्षस में चंद्रगुप्त को नंदराज का पुत्र माना गया है। यही मुद्रा राक्षस जो नाटक है, इसी मुद्रा राक्षस नाटक में चंद्रगुप्त को नंदराज का पुत्र माना गया है। इसके जो विवरण मिलते हैं उससे स्पष्ट है, इसमें कई सारे ऐसे विवरण मिलते हैं जिससे यह बात स्पष्ट हो जाती है कि जो चंद्रगुप्त था वह नंदराज का वैध पुत्र नहीं था। अगर वैध पुत्र नहीं था, क्योंकि यहाँ पे हम लोग देखेंगे चंद्रगुप्त के लिए पितृकुल भूत शब्द का इस्तेमाल किया गया है, जिसका मतलब होता है पिता के वंश का हो, पिता के वंश का रहा हो, जिसका मतलब हो। पहले लिख लीजिए, अच्छा थोड़ा सा आइए चौथा पॉइंट लिख लेते हैं। मुद्रा राक्षस में चंद्रगुप्त मौर्य को नंदराज का पुत्र कहा गया है। मुद्रा राक्षस में चंद्रगुप्त मौर्य को नंदराज का पुत्र कहा गया है, पुत्र कहा गया है, परंतु इसके विवरण से यह स्पष्ट है, इसके विवरण से यह स्पष्ट है कि वह नंदराज का वैध पुत्र नहीं था, क्योंकि चंद्रगुप्त के लिए इसमें पितृकुलभूत शब्द का इस्तेमाल किया गया है।
पितृकुलभूत शब्द का इस प्रयोग किया गया है, शब्द का प्रयोग किया गया है जिसका तात्पर्य पिता के कुल का रहा हो होता है, पिता के कुल का रहा हो। यदि यहां पे बात किया गया कि यदि चंद्रगुप्त मौर्य नंदराज का वैध पुत्र होता तो उसके लिए पितृकुल भूत शब्द का इस्तेमाल नहीं होता। भूत का मतलब होता है जो पिता के वंश का रहा हो, जो पिता के वंश का होगा तो पितृकुल भूत शब्द का इस्तेमाल होगा। यहाँ पे सॉरी पितृकुल शब्द का इस्तेमाल होगा, पिता के कुल का है, भूत शब्द का इस्तेमाल नहीं होगा कि पिता के कुल का रहा होगा। यहाँ यानी कि यहाँ भी एक अनुमान लगाया जाता है कि हो सकता है कि चंद्रगुप्त नंदराज के कुल का रहा होगा, क्योंकि नंदराज शूद्र था तो इस हिसाब से यहाँ पे भी इसको शुद्ध सिद्ध करने का प्रयास किया गया है। अगर यह चंद्रगुप्त जो है नंदराज का वैध पुत्र होता तो यहाँ पे पितृकुल शब्द का इस्तेमाल होना चाहिए था, जो कि पितृकुल शब्द का इस्तेमाल यहाँ पे नहीं किया गया। पुनः एक स्थान पे और विवरण मिलता है इसका, एक स्थान पे कहा गया है कि नंदराज का समूल नाश हो गया। इसी में कहा गया मुद्रा राक्षस में कि नंदराज का समूल नाश हो गया। यदि नंदराज का समूल नाश हो गया तो उसमें चंद्रगुप्त का भी नाश हो जाना चाहिए था। तो चंद्रगुप्त कैसे बच गया, शेष बच गया। इसका सीधा सा मतलब है कि नंदराज का पुत्र चंद्रगुप्त नहीं था। स्पष्ट तौर पे यह नजर आता है कि जो नंदराज था वह चंद्रगुप्त का पुत्र नहीं था, जबकि इस नाटक में कहीं न कहीं नंदराज के पुत्र के रूप में उसे सिद्ध करने का प्रयास किया गया है, क्योंकि नंदराज का पुत्र होते ही चंद्रगुप्त भी स्वतः जो है शूद्र वर्ण से संबंधित हो जाएगा। तो लिख लीजिए पितृकुलभूत शब्द का प्रयोग किया गया है जिसका तात्पर्य होता है पिता के कुल का रहा होगा। तो यहां लिख लीजिए दूसरी ओर यदि नंदराज चंद्रगुप्त का वैध यदि चंद्रगुप्त नंदराज का वैध पुत्र होता, चंद्रगुप्त नंदराज का वैध पुत्र होता तो केवल पितृकुल भूत शब्द का प्रयोग, केवल पितृकुल शब्द का प्रयोग किया जाता है। इनवर्टेड कॉमा में लिख लीजिए पितृकुल शब्द का प्रयोग होता, पितृकुल शब्द का उल्लेख किया जाता। पैराग्राफ चेंज कर लिखिए। दूसरे स्थान पर एक विवरण मिलता है, दूसरे स्थान पर एक विवरण यह मिलता है कि नंदराज का समूल नाश हो गया, नंदराज का समूल नाश हो गया यदि नंदराज का नाश हो जाता, नंदराज का समूल नाश हो जाता तो चंद्रगुप्त का भी नाश हो जाना चाहिए था, नहीं यहाँ पे बातें की गई कि हम लोग देख रहे हैं जब ये बात की जा रही है यहाँ पे कि चंद्रगुप्त को पहले तो बताया गया नंदराज का पुत्र था, फिर उसके लिए शब्द इस्तेमाल कर दिया गया, पितृकुल भूत शब्द का इस्तेमाल कर दिया गया कि उसके कुल का रहा होगा। जो यहीं से स्पष्ट हो जाता है कि नंदराज का जो पुत्र था चंद्रगुप्त वो उसका वैध पुत्र नहीं था। अगर मान भी लेते हैं कि पुत्र उसका रहा होगा, अवैध पुत्र रहा होगा, तो भी इससे यह शुद्ध सिद्ध नहीं हो पाता है, क्योंकि यहाँ अनुमान लगाया गया है कि रहा होगा। जब रहा होगा या था तो फिर इससे हम इस आधार पर सिद्ध नहीं कर सकते कि वह शूद्र ही होगा। दूसरी चीज कहा गया यहाँ पे कि नंदराज का समूल नाश हो गया। पुनः एक स्थान पर विवरण मिल जाता है कि नंदराज का पूरा समूल नाश हो गया। जब नंदराज के पूरे समूल नाश होने की बात करेंगे तो उसका जो वास्तविक पुत्र अगर चंद्रगुप्त होता तो उसका भी नाश हो जाता, तो बचता ही नहीं। तो इससे यह सिद्ध होता है कि नंदराज का पुत्र चंद्रगुप्त नहीं था। राइट, आगे आते हैं हम लोग, अगला विवरण देख लेते हैं। 5वें नंबर पे तर्क देख लेते हैं। दोनों तर्कों को एक साथ मूल्यांकन करेंगे, चौथे और 5वें का, क्योंकि दोनों जो है कि मुद्रा राक्षस से जुड़ा हुआ है। तो मुद्रा राक्षस के एक टीकाकार थे जिनका नाम था धुंडीराज। उन्होंने एक कहानी के माध्यम से चंद्रगुप्त को सिद्ध करने का प्रयास किया है। पहले सुन लेते हैं कहानी क्या था। वो कहते हैं कि सर्वसिद्धि नाम का एक क्षत्रिय राजा था जिसकी 2 पत्नियां थी। एक का नाम था सुनंदा और दूसरी का नाम था मुरा। उसके अनुसार, धुंडीराज के अनुसार, सुनंदा छत्री थी, उससे 9 पुत्र होते हैं जिसे 9 नंद कहा गया।
फिर वो बताते हैं कि जो मुरा थी वह शूद्र थी, उससे एक पुत्र होता है चंद्रगुप्त। इस आधार पे वह चंद्रगुप्त को शूद्र सिद्ध करने का प्रयास करता है। राइट, तो आइए लिखिए। मुद्रा राक्षस के एक टीकाकार ने, मुद्रा राक्षस के एक टीकाकार धुंडीराज ने एक कहानी के माध्यम से चंद्रगुप्त मौर्य को शूद्र सिद्ध करने का प्रयास किया है। शूद्र सिद्ध करने का प्रयास किया है। उसके अनुसार सर्वसिद्धि नामक एक क्षत्रिय राजा था। सर्वसिद्धि नामक एक क्षत्रिय राजा की दो पत्नियां थी। एक का नाम क्या था, लिख लीजिए। एक का नाम सुनंदा तथा दूसरे का नाम मुरा था। यानी वह कहानी गढ़ता है धुंडीराज, और कहानी के माध्यम से वो सिद्ध करना चाहता है कि चंद्रगुप्त मौर्य शूद्र था। इसलिए एक सर्वसिद्धि नाम के राजा की कल्पना की कि एक सर्वसिद्धि नाम के राजा थे जिनकी दो पत्नियां थी, सुनंदा और मुरा। तो लिखिए, सुनंदा क्षत्रिणी थी या क्षत्रिय थी। सुनंदा क्षत्राणी थी, जिसके 9 पुत्र हुए, जिन्हें नवनंद कहा गया। हम लोग पीछे नंद जब पढ़ रहे थे मगध साम्राज्य में, तो हमने नवनंद की चर्चा की थी। उसी आधार पे इसने कल्पना कर दिया कि उसके 9 पुत्र थे जिसे नवनंद कहा गया। उसके अलावा लिखिए, दूसरी पत्नी मुरा शूद्र थी, जिसके एक पुत्र चंद्रगुप्त था। यानी यह कहता है कि दूसरी पत्नी क्या थी, मुरा थी, जिससे एक पुत्र था चंद्रगुप्त, जिसे क्या कहा गया, जिसे मौर्य कहा गया। तो यहां पे पाया गया कि शूद्र पत्नी से उत्पन्न हुआ पुत्र भी शूद्र ही कहलाएगा, न कि वह क्षत्रिय हो जाएगा। तो इस आधार पे धुंडीराज साहब ने चंद्रगुप्त मौर्य को शूद्र सिद्ध करने का प्रयास किया। अब हम लोग इसका मूल्यांकन कर लेते हैं, चौथे और 5वें कथन का मूल्यांकन। तो लिख लीजिए, मूल्यांकन। अगर हम लोग मूल्यांकन की बात करेंगे तो हम लोग देखेंगे मुद्रा राक्षस की जो ऐतिहासिकता है वह चंद्रगुप्त मौर्य के संदर्भ में संदिग्ध है। मुद्रा राक्षस जो इसकी रचना की गई थी वह चंद्रगुप्त मौर्य के लगभग 8 शताब्दियों के बाद किया गया है। अतः मौर्य इतिहास के पुनर्निर्माण में इसे प्रामाणिक नहीं माना जा सकता है। मुद्रा राक्षस के जो टीकाकार साहब हैं धुंडीराज, इन्होंने जो गाथा गढ़ी है वह कपोल कल्पित गाथा है, जिसका कोई भी आधार नहीं है, यानी इनका कोई बेस नहीं है उस कहानी का। उसके अलावा मुद्रा राक्षस जो लिखा गया है वह मौर्य वंश के लगभग 800 वर्षों के बाद इसकी रचना की गई है, जहां पे मौर्य वंश को पुनर्निर्माण करने का प्रयास किया गया है, दोबारा पुनर्निर्मित करने का प्रयास किया गया है। कारण क्या होता है, निष्कर्ष से हम लोग देखेंगे क्या कारण रहा है कि ब्राह्मण धर्म ने चंद्रगुप्त मौर्य को शूद्र सिद्ध करने का प्रयास किया है। यानी जितने भी ब्राह्मण ग्रंथ पाए गए, सारे ब्राह्मण ग्रंथों में चंद्रगुप्त मौर्य को शूद्र सिद्ध करने का पूरा प्रयास किया गया है। तो इसके उन कारणों में भी हम लोग देखेंगे जिसके बारे में अभी इतिहासकार बात करते हैं कि जिस वजह से ब्राह्मण जो साहित्य है वहां पे चंद्रगुप्त मौर्य को शूद्र सिद्ध करने का प्रयास किया गया। तो लिखिए, मुद्रा राक्षस की ऐतिहासिकता। मुद्रा राक्षस की ऐतिहासिकता चंद्रगुप्त मौर्य के संदर्भ में संदिग्ध है। इसकी रचना
इसकी रचना मौर्य काल के लगभग 8 शताब्दी के बाद की गई है। अतः मौर्य इतिहास के पुनर्निर्माण में इसे प्रामाणिक नहीं माना जा सकता। इसे प्रामाणिक नहीं माना जा सकता। ठीक, यानी पहला तो खंडन ये हो जाता है कि इसकी जो रचना की गई है मुद्रा राक्षस की, वो लगभग मौर्य काल के 800 वर्षों के बाद किया गया है, इसलिए इसे मौर्य इतिहास के पुनर्निर्माण के लिए प्रामाणिक नहीं मान सकते। और मौर्य साम्राज्य की जो बातें की मुद्रा राक्षस की जो ऐतिहासिकता है वो चंद्रगुप्त मौर्य के संदर्भ में बहुत ही संदिग्ध है, यानी स्पष्ट जानकारी चंद्रगुप्त मौर्य के संदर्भ में वहाँ पे नहीं मिलती है। कई विरोधाभास भी मुद्रा राक्षस में पाए जाते हैं, जैसे वहाँ पे हम लोग देख रहे थे, एक तरफ कहा जाता है नंदराज का पुत्र था, फिर दूसरी जगह बताया गया कि नंदराज का शायद वैध पुत्र नहीं था, पितृकुलभूत शब्द का इस्तेमाल कर दिया गया है। इसके अलावा एक जगह कहा जाता है कि नंदराज का समूल नाश हो गया। जब नंदराज का पुत्र था तो चंद्रगुप्त मौर्य बचा कैसे? जब उसका समूल नाश हो गया तो चंद्रगुप्त मौर्य उसका पुत्र था तो उसका भी नाश हो जाना चाहिए। तो इस प्रकार के कई विरोधाभास पाए जाते हैं मुद्रा राक्षस में, इसलिए इसे मौर्य साम्राज्य के संदर्भ में महत्वपूर्ण या प्रामाणिक ग्रंथ के रूप में इसकी मान्यता नहीं की जाती है। उसके अलावा इनके टीकाकार साहब की हम लोग बात कर लेते हैं। मुद्रा राक्षस के टीकाकार, पैराग्राफ चेंज करके लिखिएगा, ने जो कथा गढ़ी है, लिख लीजिए, मुद्रा राक्षस के टीकाकार ने जो कथा गढ़ी है, टीकाकार ने जो कथा गढ़ी है वह कपोल कल्पित है, जिसका कोई आधार नहीं है, जिसका कोई आधार नहीं। तो ये तो हो गया, हम लोग देख रहे हैं चंद्रगुप्त मौर्य के वर्ण के निर्धारण में ब्राह्मण से संबंधित विवाद, जो ब्राह्मण साहित्य से संबंधित विवाद, जहां पे ब्राह्मण साहित्य या ब्राह्मण लोगों ने चंद्रगुप्त मौर्य को शुद्र सिद्ध करने का प्रयास किया है, लेकिन उनका जो कोई भी तर्क है वो सही नहीं होता है। तो इस प्रकार हम लोग कह सकते हैं कि उपरोक्त विवरण से यह स्पष्ट है कि चंद्रगुप्त मौर्य शुद्ध अथवा निम्न वर्ण से संबंधित नहीं था। तो पहले इतना लिख लेते हैं, फिर हम लोग निष्कर्ष पे आते हैं। इस प्रकार उपरोक्त विवरण से स्पष्ट है कि चंद्रगुप्त मौर्य शूद्र अथवा निम्न वर्ण से संबंधित नहीं है, निम्न वर्ण से संबंधित नहीं है। अब आते हैं हम लोग निष्कर्ष, यहाँ पे देख लेते हैं क्या निष्कर्ष निकल करके आता है। तो निष्कर्ष में लिखिए, निष्कर्ष में हम लोग देखेंगे क्यों जो है कि ब्राह्मण लोग चंद्रगुप्त मौर्य को शुद्र सिद्ध करने का प्रयास करते हैं, जबकि चंद्रगुप्त मौर्य शुद्र नहीं है, उसके बाद भी ऐसा क्यों होता है। तो इसके बारे में इतिहासकारों का जो मत है वह कहते हैं कि चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने आखिरी समय में जैन धर्म को स्वीकार कर लिया था। अतः ब्राह्मणों को यह चीज़ें बर्दाश्त नहीं हुई कि चंद्रगुप्त मौर्य ने जैन धर्म को स्वीकार कर लिया, तो ब्राह्मणों ने अपने धर्म को ऊंचा दिखाने के लिए चंद्रगुप्त मौर्य को शुद्ध बना दिया। कहा जाता है, इस बात की प्रामाणिकता को इस जो है कि तथ्य से पुष्ट किया जाता है कि लास्ट मौर्य शासक जो होता है उसकी हत्या एक ब्राह्मण ने किया था, पुष्यमित्र शुंग ने। पुष्यमित्र शुंग उसकी हत्या करके ब्राह्मण साम्राज्य की स्थापना कर देता है। इस आधार पर यह मत कहा जाता है कि चंद्रगुप्त मौर्य जैन धर्म को स्वीकार करता है, जो ब्राह्मणों को जो है कि असहनीय हो जाता है, इसलिए ब्राह्मणों ने उसे शूद्र या निम्न दिखाने का पूरा प्रयास किया है या उसे शूद्र बना दिए। तो लिख लीजिए, कहा जाता है कि चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने आखिरी समय में जैन धर्म को स्वीकार कर लिया, जो ब्राह्मणों के लिए असहनीय था।
ब्राह्मणों ने अपने धर्म को ऊंचा दिखाने, अपने धर्म को ऊंचा दिखाने तथा चंद्रगुप्त को निम्न दिखाने के लिए, नीचा दिखाने के लिए, इसे कर लीजिएगा, चंद्रगुप्त को नीचा दिखाने के लिए उसे शूद्र बना दिया, उसे शूद्र बना दिया। तो ये रहा हम लोगों का निष्कर्ष, और यह निष्कर्ष सही भी माना जाता है। कहा भी जाता है कि ब्राह्मणों को जैन धर्म स्वीकार करना चंद्रगुप्त मौर्य का असहनीय हो गया। वो चाहते थे कि जैन जो चंद्रगुप्त मौर्य है वो ब्राह्मण धर्म को स्वीकार करे और ब्राह्मणवादी व्यवस्था को आगे बढ़ाए। लेकिन चंद्रगुप्त मौर्य के बाद हम लोग देखते हैं अशोक जब आएगा लास्ट में, तो अशोक जो है कि बौद्ध धर्म को स्वीकार कर लेता है। तो ये जो मौर्य साम्राज्य था पूरा वो कहीं जैन और बौद्ध धर्मों के ही इर्द गिर्द था। वास्तव में हम लोग देखेंगे कई सारी ऐसी जो है कि ब्राह्मण धर्म की जो परंपराएं, आडंबर, अंधविश्वास थे, जिसके वजह से इनका झुकाव ब्राह्मण धर्म की तरफ नहीं हुआ बल्कि बौद्ध और जैन धर्मों की तरफ होता है। यही वजह था कि आगे चल करके मौर्य साम्राज्य के बाद पुनः ब्राह्मण धर्म की स्थापना की जाती है और एक ब्राह्मण सेनापति पुष्यमिशुंग के द्वारा मौर्य वंश के अंतिम शासक की हत्या करके ब्राह्मण साम्राज्य को पुनः स्थापित किया जाता है। जब पुष्यमिशुंग शासक बनता है तो वह कई प्रकार के नए कार्य करता है। फिर से वह वैदिक कालीन व्यवस्था को लागू करने का प्रयास करता है, यज्ञ शुरू करवाता है, कई प्रकार के यज्ञ करवाता है। इसके अलावा जो कर्मकांड थे, जो सारे कर्मकांड चले आ रहे थे वैदिक काल, उत्तर वैदिक काल में, उन कर्मकांडों को पुनः जीवित करता है। इस वजह से कह दिया जाता है कि चंद्रगुप्त मौर्य का जैन धर्म स्वीकार करना ही ब्राह्मणों के लिए असहनीय हो जाता है। इसे ब्राह्मणों ने अपने धर्म को ऊंचा दिखाने के लिए और चंद्रगुप्त मौर्य को नीचा दिखाने के लिए, निम्न दिखाने के लिए उसे शूद्र बना दिया, और शूद्र बनाने के लिए कई सारी कहानियां गढ़ दी गई, कई प्रकार की भविष्यवाणियां कर दी गई, जिसका हम लोगों ने एक एक करके मूल्यांकन किया।